तो बच्चों यहाँ पे मैं सिनॉप्सिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 दोनों 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेगा और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसका हम सिनॉप्सिस ले लेंगे और जैसे हम करते आ रहे हैं उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे एमएचटी सीटी से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ, फैराडे ने 2 लॉ दिया था। फैराडेज लॉज में एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो फैराडे का पहला लॉ ये था कि अगर मान लो कोई आपके पास कॉइल है, उस कॉइल का अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझे, ये आपका फैराडेज लॉ है। तो एक काम करते हैं, फैराडेज लॉ जाने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअली इसको डिफाइन तो हम ऐसे करते हैं कि अगर मान लो कोई एरिया है उसके थ्रू कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो किसी एरिया के थ्रू कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स को आप गिन तो सकते नहीं हो, तो हमने क्या किया है, इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और वो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे फ्लक्स का देते हैं कि अगर मान लो कोई एरिया है आपका और उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मान लो पास हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लाइंस के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। हमको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका एरिया है जिसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है उस एरिया के परपेंडिकुलर हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एरिया ऐसा है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले लो जिसे एरिया वेक्टर कहा जाता है। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना इसका एरिया होगा कॉइल का और डायरेक्शन हमेशा आपके एरिया के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ की बात करूं मैं, तो इस हाथ का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आएगा। अगर मैं हाथ ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर चला जाएगा और इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो मेरे हाथ का एरिया है वही इसका, जिस एरिया का आप एरिया वेक्टर बना रहे हो तो एरिया वेक्टर का जो वैल्यू है वो उसका एरिया ही हो जाएगा। मान लो मैंने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का साइड ए है, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इसका एरिया वेक्टर बनाओगे स्क्वायर का उसका मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर ही होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर ले सकते हो या तो परपेंडिकुलर अंदर ले सकते हो। तो जैसे मैं सामने बोर्ड लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा और जो वैल्यू होगा वो जो भी इसका एरिया है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लो ऊपर छत की बात करूँ मैं, तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर नीचे होगा। नीचे जो टेबल है, इस टेबल के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। वैसे अगर मान लो कोई सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसी डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो जब आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया है तो आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा और तब हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डिफाइन करते हैं बी डॉट ए, या फिर आप बोल सकते हो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा है इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ गए। तो जितना एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उतना ही आपका फ्लक्स होगा। फ्लक्स का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स वो होता है वेबर, वेबर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ये रहा एरिया वेक्टर, या एरिया वेक्टर नहीं कॉइल है या एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया आपको देके रखा हुआ है, इसका एरिया लेट्स से 5 मीटर स्क्वायर है। मान लो अगर ये सर्कुलर कॉइल होता तो सर्कुलर कॉइल का अगर रेडियस दिया होता तो रेडियस अगर पता है किसी सर्कल का तो हम एरिया निकाल सकते हैं। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड सीधे ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू हमें पता है मान लेते हैं। और आप अगर इसका एरिया वेक्टर बनाओगे तो कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। एरिया ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस एरिया वेक्टर ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है आपको कि एरिया वेक्टर जो है वो आपके एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
मान लो बी का जो वैल्यू है 2 टेस्ला दे के रखा है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो अगर इस कॉइल के थ्रू, इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स आ रहा है अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 2 है, एरिया वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 5 है, और ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 वेबर। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 5 वेबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल अगर और देखोगे तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपका, और एरिया ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉइल सर्कुलर ही हो, कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एरिया कुछ इस तरीके से है, एक स्क्वायर के फॉर्म में, दिस इज अ स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो साइड है वो 2 है, 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके पैरेलल जा रहा है, ऐसे ऐसे इसके पैरेलल हमने भेज दिया, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो लेट्स से 4 टेस्ला है। तो आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले तो हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर आपको लाइन ड्रॉ करना है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो सामने जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब निकाल लो फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू 4, एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया का वैल्यू कितना है, अब देखो एरिया का वैल्यू क्या होगा बताओ, स्क्वायर है ना ये, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो वैसे भी इस एरिया के थ्रू कुछ कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो अगर आपका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के थ्रू नहीं जा पाएगा, वो तो पैरेलल निकल जाएगा, तो फ्लक्स सीधा 0 आएगा। तो इस तरीके से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें किसी भी एरिया के थ्रू, तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, एरिया अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर चेंज हुआ तो भी आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। समझ गए इतना? चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फैराडेस लॉ की। फैराडे ने क्या कहा देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, एक सेकेंड, फैराडेस लॉज, फैराडे के 2 लॉज है, दोनों लॉ को मैं एक ही साथ इंक्लूड कर दे रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर मान लो किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आप फ्लक्स चेंज कर देते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देते हो, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कॉइल है आपके पास और इसके थ्रू अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स अगर चेंज हो गया, फ्लक्स ज़्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स अगर चेंज हो गया, बढ़ा तो भी कम हुआ तो भी, दोनों ही केस में फ्लक्स इज चेंज्ड, इफ फ्लक्स चेंजेस, इफ magnetic flux changes, then EMF is induced in the coil, EMF is induced in the coil, तो कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, और ये EMF क्या करेगा बताओ, इंड्यूसेस करंट, तो ये करंट को इंड्यूस कर देता है। तो EMF आया इसका मतलब करंट आया, EMF मतलब एक हिसाब से आप समझ लो वोल्टेज, तो आपके कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, वोल्टेज को हम EMF बोल रहे हैं, और EMF आया तो करंट आ जाएगा। तो मान लो आपका ये कॉइल है, इसका अगर आप फ्लक्स चेंज कर देते हो, फ्लक्स कैसे चेंज करोगे, तो मान लो इसके सामने तुमने एक मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब देखो मैग्नेट रखा है तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइंस होगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैं एक सेकेंड इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ है ये साउथ है, और अगर मान लो सपोज कर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगा, इसमें मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल के थ्रू पास होगा,
तो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। अब देखो, अगर तुम इसका फ्लक्स बदल दो तो इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में और कैसे आएगा तो हम बाद में बात करेंगे, पर अब समझ लो इसके अंदर करंट आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, इसका फ्लक्स चेंज कैसे होगा। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर किसी कॉइल का आपने ईएमएफ फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा। और ईएमएफ आया मतलब वोल्टेज आया, तो वो वोल्टेज क्या करेगा, फिर करंट दे देगा उसको। तो कॉइल में करंट आ जाता है या ईएमएफ आ जाता है अगर उसका आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है। तो कैसे करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम कम ज़्यादा कर दो, एरिया कम ज़्यादा कर दो या थीटा चेंज कर दो, तो तीनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। अगर आप इस कॉइल को उठा के पीछे कर देते हो तो कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मैग्नेट से दूर लेके चले जाओगे कॉइल को तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। बी कम हो जाएगा, आपका फ्लक्स कम हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स कम हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ उसमें ईएमएफ आ जाएगा और उसकी वजह से करंट आ जाता है। समझे। इवन अगर कॉइल को आप मैग्नेट के नज़दीक लेके गए तो भी करंट आ जाता है। क्यों? नज़दीक ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, बढ़ गया तो भी तो फ्लक्स चेंज ही हुआ ना, ईएमएफ आ जाता है उसके अंदर। इनफैक्ट अगर इस कॉइल को अगर आप टेढ़ा कर दोगे, ऐसा घुमाने लग जाओगे, तो थीटा बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस कॉइल को अगर आप रोटेट करने लग जाओगे ऐसे, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बदलने लग जाएगा, तो थीटा चेंज होने लग जाएगा, और थीटा चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज हुआ कि ईएमएफ आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो आपका जो कॉइल है इसको आप अगर रोटेट करते हो तो थीटा बदल जाएगा, तो इसमें करंट आ जाता है। दूर ले जाओ, पास ले आओ, तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाता है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट आ जाता है। अगर आप कॉइल को रोक के रखते हो और मैग्नेट को आगे पीछे करो तो भी यही हाल होगा, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से कॉइल में करंट आ जाता है। ये आपका फैराडेस फर्स्ट लॉ। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम ई लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस साइन को फिलहाल साइड में रखते हैं, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। माइनस साइन एक्चुअली एक और लॉ है जिसको लेंस लॉ बोला जाता है, उसके बाद आया है। बाकी वैसे आपका जो ईएमएफ है इट इज इक्वल टू, आप मान के चल सकते हो, डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी क्या है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, और ये क्या है, टाइम। आप E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर आपका रेट कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखो, डी फाई बाई डी टी लिखो। डी फाई बाई डी टी एक्चुअली में क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब आपका फ्लक्स कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो साफ मतलब है कि इसका जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी की बात कर रहा हूं। डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब हर सेकेंड फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर हर सेकेंड ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जितना जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा, उतना ही ज्यादा करंट आएगा। तो अगर मान लो मैं इस कॉइल को यहां से यहां लाता हूं 2 सेकेंड में, और यहां से यहां लाता हूं 1 घंटे में, तो दोनों केस में मैंने उतना ही चेंज किया है, यहां से यहां लाया है। पहले केस में मैंने 2 सेकेंड में लाया, मतलब बहुत जल्दी मैंने फ्लक्स चेंज कर दिया, तो पहले केस में ईएमएफ काफ़ी ज़्यादा होगा उसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा करंट आएगा। सेकेंड केस में क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया इसको लाने में, तो फ्लक्स मैंने उतना ही चेंज किया, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो काफ़ी कम होगा, जिसके वजह से सेकेंड केस में ईएमएफ भी जो है वो कम इंड्यूस होगा। समझे। तो ये आपका ईएमएफ आ गया। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब ये माइनस का क्या चक्कर है, माइनस जो है वो लेंस लॉ की वजह से आता है। क्योंकि फैराडे ने क्या बोला कि आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर आपने फ्लक्स बदल दिया तो, लेकिन कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा
ये तो नहीं बताया ना, कितना होगा वो भी बता दिया, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा और किस डायरेक्शन में करंट आएगा ये नहीं बताया, ये बताया लेंस लॉ ने। नो, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, लेंस लॉ ये कहता है कि आपका ईएमएफ या करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो आपका ईएमएफ आ रहा है या करंट आ रहा है, ये ईएमएफ या करंट जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा। जो कारण है उसके आने का, उसके प्रोड्यूस होने का, उस कारण को ही वो अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा वो। ये लेंस लॉ है, समझे। लेंस लॉ इसलिए ऐसा है क्योंकि ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसको समझने से पहले कि लेंस लॉ एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, मैं आपको बता दूं कि कॉइल के बारे में बता दूं कि आपको भी पता है बच्चों कि अगर मान लो एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये लास्ट लेक्चर चैप्टर में हम देख चुके हैं, 10th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक मैग्नेट की तरह होता है, समझे। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जैसे अगर मान लो आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल से इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर उंगलियों के आप क्लॉकवाइज करते हो तो थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी इसका अंदर जा रहा है। और यहां अगर देखोगे तो क्या होगा बताओ, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। आप सुनो, एक ही कॉइल को अगर मान लो यहां से क्लॉकवाइज करंट आप देखोगे तो मैं पीछे से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। आप क्लॉकवाइज देख रहे हो, मैं पीछे से एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं, तो आप समझ लो कि ये दोनों साइड जो है वो एक ही कॉइल का है। एक ही कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, एक आगे से देखा जा रहा है, एक पीछे से देख रहे हैं, ये दोनों साइड एक ही कॉइल का है, समझे। तो इसका मतलब इस साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन्स है वो अंदर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस साइड से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज करंट की बात करूं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ जा रहा है, और यहां से फिर अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ जा रहा है। किसी मैग्नेट में जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है हमेशा, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। ये अंदर ही अंदर जुड़ जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, और बाहर से देखने में नॉर्थ से बाहर दिखता है आते हुए और साउथ के अंदर घुसते हुए दिखता है। तो अगर मुझे इस साइड से दिख रहा है कि भाई इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर जा रहा है, तो मैं इसे नॉर्थ पोल बोल दूंगा। और क्योंकि यहां से बाहर साउथ पोल से हमें मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस अंदर जाते हुए दिखते हैं। तो एक्चुअली में आपका जो कॉइल है इसका ये वाला साइड जो है ये साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला साइड आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल अपने आप में एक मैग्नेट का काम करेगा, जिसमें ये साइड उसका साउथ पोल होगा अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो, और पीछे से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ये साइड उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, समझ गए। जहां से अंदर घुस रहा है साउथ पोल, जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है ये कैसे पता करोगे, राइट हैंड थंब रूल से पता करोगे, यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल से पता करोगे, साउथ एंड नॉर्थ, समझ गए इतना। अब लेंस लॉ पे आते हैं। तो मैंने क्या बोला, लेंस लॉ हमें बताता है कि किसी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से आपका जो ईएमएफ आता है या करंट आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, वो हमें लेंस लॉ से पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो करंट या ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको अपोज करता है। जैसे अगर मान लो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से अगर करंट आ रहा है तो करंट का ऐसा डायरेक्शन होगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से आ रहा है तो वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आपका कॉइल है और यहाँ पे अगर आप नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मान लो आप नॉर्थ पोल को आगे लेके आ रहे हो, तो जब आप नॉर्थ पोल को आगे लेके आते हो तो इस कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि वो मैग्नेट को आगे नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट आगे आने की वजह से इसका फ्लक्स बढ़ने लगा। फ्लक्स बढ़ने की वजह से फैराडेज लॉ के हिसाब से इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा और उस ईएमएफ की वजह से करंट आएगा।
इस करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। अब ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स? मैग्नेट आगे आने की वजह से। तो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो इसमें करंट कुछ ऐसा आएगा कि मैग्नेट आगे आने की वजह से करंट आया है तो वो मैग्नेट को अब आगे नहीं आने देगा। और मैग्नेट आगे ना आने देने के लिए ये क्या करेगा, उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। रिपेल करने के लिए इसका ये वाला फेस इसको नॉर्थ बनाना पड़ेगा। और नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होना ज़रूरी है। तो इस कॉइल में जैसे आप मैग्नेट को आगे लाओगे आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चालू हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये उसको रिपेल करेगा और मैग्नेट को आगे नहीं आने देगा। समझ में आया? उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ वापस लेके जाओगे, अगर नॉर्थ वापस लेके जाओगे तो आपका फ्लक्स कम होने लगता है। तो फ्लक्स कम होने की वजह से ये इंड्यूस होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये वाला भी। मान लो आप मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेट को आप पीछे लेके जा रहे हो, तो पीछे लेके जाओगे इसका फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो गया ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट आ जाएगा। अब ये करंट कुछ ऐसा आएगा कि इसको पीछे नहीं जाने देगा। पीछे नहीं जाने देने के लिए नॉर्थ को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, तो साउथ बन जाएगा। और साउथ बनने के लिए इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा। यही सेम फंडा आप अप्लाई कर सकते हो जब आप साउथ को पास में लेके आ रहे हो या साउथ को दूर लेके जा रहे हो। तो ये आपका लेंस लॉ का एक्सप्लेनेशन था कि जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है या जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है उस वजह को वो अपोज करेगा, उसी के अगेंस्ट होगा। और इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन आपका ये बताता है कि चेंज इन फ्लक्स को ईएमएफ अपोज करता है। फ्लक्स चेंज ना होने देने की कोशिश करता है ईएमएफ, इसलिए माइनस साइन आता है। तो माइनस साइन एक्चुअली में लेंस लॉ का नतीजा है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ, देखो मोशनल ईएमएफ मतलब क्या कि अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में भगाते हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में भगाओगे तो भागने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। तो यहाँ तो फ्लक्स चेंज हो रहा था किसी कॉइल में, यहाँ तो हम कॉइल की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉइल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को भगाते हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो जैसे मान लो आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। अब इसमें देखो दो टाइप का मोशनल ईएमएफ होता है। एक जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आता है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आता है। तो मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका रहा मैग्नेटिक फील्ड, कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखो इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, ये रहा कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैं भगा रहा हूँ, ठीक है, v वेलोसिटी से भगा रहा हूँ, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ये ईएमएफ इस एंड से इस एंड के बीच में जनरेट होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि ईएमएफ जब जनरेट होता है तो कौन सा वाला पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये हम देखेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी लेंथ है, इसके अंदर जो भी ईएमएफ जनरेट होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है तो इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा आपका, वो होगा आपका B इंटू एल इंटू वी। ठीक है, B इंटू एल इंटू वी, इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट होता है। इसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कौन सा पॉजिटिव पार्ट होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो इसके अंदर, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा कहाँ रुकेगा वो हम देखेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज पे जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। फोर्स V क्रॉस B के डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, V कहाँ पे बताओ, आगे की ओर है। B कहाँ पे बताओ, अंदर की ओर है। तो V क्रॉस B अंदर की ओर ले जाओगे तो V क्रॉस B कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो V क्रॉस B ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा और यहाँ पे सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो जमा हो जाएंगे।
अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहे हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा होंगे, क्योंकि फिर नेगेटिव चार्ज को उल्टा फोर्स लगेगा। तो P जो है वो हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, हायर पोटेंशियल, और Q जो है आपका वो लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर सपोज करो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये नहीं भागता है, अगर मान लो आपकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से मान लो कुछ एंगल बना रहा है, ये तो आपका सीधा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका लेंथ है, तो आपका लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, इफ नॉट परपेंडिकुलर, आपका जो कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, तब आपका E का वैल्यू जो आएगा वो B इंटू एल इंटू वी साइन थीटा आ जाएगा। तब आपके कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जितना एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा यहाँ पे ले लेना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर सपोज करो आपका कंडक्टर जो है वो इरेगुलर शेप का, नॉट श्योर कि इरेगुलर शेप का वो लोग देंगे कि नहीं देंगे, पर इनकेस अगर दे दिया, मान लो इस टाइप का कंडक्टर है और उसके बाद फिर ये भाग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस टाइप का कोई इरेगुलर शेप का कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करोगे? तो आप क्या करना है इस केस में, आप A और B को जोड़ दो, A और B को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, और इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ मान लेते हैं हम लोग L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान लो ये V वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, पूरा का पूरा पार्ट V वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, तो हम ये वाला पार्ट भूल के इसका जो भी लेंथ होगा L, यही लेंथ लेंगे और फॉर्मूला सेम यूज करेंगे BLV, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो BLV साइन थीटा। तो बस आपको क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ ले लेना है, जो दोनों एंड्स है ना उसको जोड़ देना है, अब वही वाला लेंथ कंसिडर करके चलना है, उसका लेंथ इस फॉर्मूले में लेना, बाकी सब कुछ ऐसे ही आएगा। तो अगर इरेगुलर शेप का कंडक्टर है तो दोनों एंड्स को मिला के जो लेंथ बनेगा फॉर्मूला में वही लेंथ आपको लेके चलना है। ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होता है। दूसरा आता है आपका रोटेशनल मोशन की वजह से भी EMF आ सकता है, रोटेशनल मोशन, BLV, रोटेशनल मोशन। तो मान लो आपके पास ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपका, तो मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड, अगेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, एक L लेंथ का रॉड है आपके पास, एक L लेंथ का रॉड है, वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। L लेंथ का रॉड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मान लो घूम रहा है, तो इसके अंदर भी दोनों एंड्स के बीच में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इन दोनों एंड्स के बीच में इसमें भी EMF इंड्यूस हो जाता है, हाफ B ओमेगा, BLV है, R ओमेगा है, तो हाँ हाफ B ओमेगा इंटू L स्क्वायर, इतना EMF इसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। समझ में आया? इस केस में भी देखो इन दोनों एंड्स के बीच में EMF इंड्यूस हो रहा है, पर इस बार जो EMF है वो रोटेशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है, ट्रांसलेशन की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये रोटेशन की वजह से हो रहा है, कि दोनों जो EMF है रोटेशन या फिर ट्रांसलेशन की वजह से, उसको हम लोग मोशनल EMF बोलते हैं। ओके, क्लियर है? आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे AC जनरेटर की, AC जनरेटर। अब देखो AC जनरेटर में क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से आप जनरेट कर सकते हो, एक जगह नॉर्थ रख दो, एक जगह साउथ रख दो। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपके पास कोई कॉइल है, मान लो इस तरीके से, अच्छा उस कॉइल में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स आपने घुमा घुमा के रखा है, बहुत सारा टर्न बढ़ा दिया है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न ऐसे घुमा दिया, मान लो टोटल n टर्न्स है आपके पास इस कॉइल के अंदर। अगर आप देखोगे तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर मान लो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ के बीच में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अगर ये कॉइल को आप रोटेट करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपका थीटा का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो इसका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम देखें यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल, तो क्या होगा बताओ? देखो अगर किसी कॉइल में एक से ज़्यादा टर्न है तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला BA cos थीटा है, पर ये तो सिर्फ एक टर्न होगा तो,
अगर एक से ज़्यादा टर्न है तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतने नंबर ऑफ टर्न से आप इस फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये टोटल फ्लक्स जो इस कॉइल के थ्रू जा रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि आप कॉइल को रोटेट करते जा रहे हो कंटिन्यूसली। तो मान लो आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से उसको रोटेट कर रहे हो, तो कॉइल रोटेट होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस ईएमएफ का वैल्यू होता है E = E0 sin ओमेगा टी। मैं डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि देखो ये इस तरह का ईएमएफ है जो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है और ये अपना साइन भी बार बार चेंज करता है। मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूँ। इसमें जो आपका E0 है इसको बोला जाता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक वैल्यू इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E0 है। अच्छा, इस E0 का वैल्यू क्या होता है? E0 = NBA × ओमेगा। ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, ओमेगा का एक और फॉर्मूला याद रखना 2πf होता है, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो E0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? NBA × 2πf। ये पीक वैल्यू का आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि जो कॉइल घूमता है तो कॉइल घूमने के वजह से एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो जाता है, वो ईएमएफ करंट जनरेट करता है। तो क्योंकि ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मतलब एसी करंट जनरेट करेगा ये, तो इसलिए इसको एसी जनरेटर बोला जाता है। तो ये पूरा जो सेटअप है आपका, इसको एसी जनरेटर बोला जाता है। अगर आप इस ईएमएफ को देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखेगा, बताओ किस तरह से दिखेगा। ये आपका ईएमएफ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू E0 तक जा रहा है और मिनिमम वैल्यू आपका -E0 तक जा रहा है ना या नेगेटिव में मैक्सिमम -E0 तक जाएगा इसका। और ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा ईएमएफ का वैल्यू, क्योंकि देखो ईएमएफ बेसिकली एक साइन का कर्व देगा आपको, ईएमएफ का इक्वेशन, इसमें साइन आ रहा है ना, और आपका ईएमएफ, और अगर आप ओमेगा टी या टी के विथ रिस्पेक्ट में, अगर आप टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये बेसिकली एक साइन का ग्राफ हो गया। साइन का ग्राफ का वैल्यू कैसे जाएगा? ऊपर नीचे से जाता है। मतलब आपका जो ईएमएफ है इस कॉइल के अंदर जो जनरेट होगा ये कुछ इस तरीके से जनरेट होता है। और इस तरह का ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ अल्टरनेटिंग है तो ये जो करंट देगा वो भी अल्टरनेटिंग देगा। और हमारे घर तक एक्चुअली में इसी तरह का करंट या इसी तरह का वोल्टेज आता है जो कि अल्टरनेटिंग होता है। आई एम सॉरी। अब देखो इसकी खासियत क्या है कि आपका ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता है, मैक्सिमम पे जाता है, कम होता है, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है कि आप समझ लो कि वो बैटरी अपना फ्लिप कर लेता है। ऐसा था बैटरी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा अज्यूम कर लो। तो करंट अगर वो इस डायरेक्शन में भेज रहा था तो यहाँ ईएमएफ का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है या साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो आप समझ लो कि अब वो करंट इस डायरेक्शन में भेजना चालू कर देगा। तो एक्चुअली में जब साइन चेंज कर रहा है मतलब वो अपना बैटरी फ्लिप कर रहा है और करंट दूसरे डायरेक्शन में भेजना चालू कर दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ कहीं भी आपको ये पॉइंट दिखेगा वहाँ पे करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। तो आपका ईएमएफ बढ़ेगा, कम होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ईएमएफ बढ़ेगा उस डायरेक्शन में, फिर कम होगा, फिर उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और इस तरह से कंटिन्यूसली वो अपना वैल्यूज़ भी चेंज करते रहता है और डायरेक्शन भी चेंज करते रहता है। ईएमएफ अगर मान लो बढ़ के फिर कम होकर 0 हो रहा है, 0 होने के बाद फिर बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम पे जा रहा है और उसके बाद फिर वापस 0 पे आ जा रहा है, तो ये पूरा आपका एक साइकिल होता है। और ऐसे इंडिया में 50 हर्ट्ज का साइकिल चलता है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ये अपने डायरेक्शन चेंज करता है आपका ईएमएफ और करंट। इस तरह का एसी करंट हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये एसी करंट और ईएमएफ कौन जनरेट करता है? एसी जनरेटर जिसमें कॉइल घूम रहा है और फैराडेस लॉ की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। समझ गए? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडी करंट्स के बारे में। ठीक है, सी हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं, फैराडेस लॉ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो फैराडेस लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो आपके पास कोई कॉइल है, कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये ईएमएफ आएगा या करंट का डायरेक्शन आएगा। ठीक है इतना। लेकिन अगर अभी कॉइल का मतलब क्या होता है कि आपका एक वायर है, इस वायर को आपने क्लोज लूप में मोड़ दिया, तो ये ऐसे मोड़ो या ऐसे मोड़ो, जैसे भी मोड़ो, पर एक वायर ही है जिसको तुमने मोड़ दिया है।
एक मेटल का वायर लो, मेटल के वायर को सर्कल में मोड़ो, स्क्वायर में मोड़ो, एक क्लोज पाथ में अगर मोड़ दोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। इसके थ्रू अगर तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये ईएमएफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर करंट डाल देगा। ये बात हमने पढ़ी थी फैराडेस लॉ में। लेकिन अगर सपोज करो आपने, अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है पहले से और आपने मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के बजाय आपने एक मेटल का प्लेट डाल दिया, या तो मेटल का प्लेट डाल दो या तो मेटल का कोई ब्लॉक डाल दो। मान लो हमारे पास एक मेटल का प्लेट या मेटल का ब्लॉक डाल दिया आपने, ये रहा आपका मेटल का प्लेट और ये जस्ट फिल इट, ये आपका मेटल का प्लेट है और ये मेटल का प्लेट आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जो बी मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मतलब क्या होता है, चेंजिंग। अगर ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तब ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो ये मेटल प्लेट है, ध्यान रखना अभी फिलहाल हमारा मेटल प्लेट है या ब्लॉक है, इसके पहले हम लोग सिर्फ एक कॉइल यूज कर रहे थे। मेटल प्लेट के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर भी छोटे छोटे करंट्स फ्लो होने चालू हो जाते हैं और ये करंट सर्कल में होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे सर्कल में करंट्स फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये अलग अलग रेडियस में आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमने का मतलब है चार्ज घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और चार्ज घूम रहा है, चार्ज भाग रहा है, चाहे वो सर्कल में क्यों ना भागे। तो चार्ज भागने का मतलब होता है करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखोगे कि अगर एक मेटल प्लेट को आप किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसमें अलग अलग रेडियस के सर्कल में करंट घूमना चालू हो जाता है। अब ये करंट कुछ ऐसा ही होता है जैसे अगर आप देखोगे कि आपको पता होगा, अगर आपने कभी कपड़ा धोया होगा तो अगर आप ड्रम है आपके पास या बाल्टी है, उसमें पानी में आप सर्फ डालो, उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से घोल दो, तो आप घोलोगे तो आप देखोगे कि इस पानी के अंदर कैसा होता है ना कि इस टाइप का आपके पास एक वर्लफुल जैसा आपके पास एक शेप बन जाता है। अब इसमें पानी के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग सर्कल में घूमते हैं, जिसमें छोटे सर्कल्स के लेकर बड़े सर्कल तक का आपको साइज दिखेगा पानी का, पानी के पार्टिकल्स का। इस पूरे हिस्से को हम लोग एडी बोलते हैं, समझे। इस तरीके का एडी जैसा ही आपको करंट दिखाई देता है एक मेटल ब्लॉक में, जब आप इस मेटल ब्लॉक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो। इसीलिए इस करंट को भी हम लोग एडी करंट बोलते हैं। समझ में आया। इस एडी करंट के पास भी वही प्रॉपर्टीज है जो हमारे इंड्यूस करंट के पास होता था कॉइल में। किसी कॉइल में जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो उसके अंदर भी करंट आता है, जिसको हमने इंड्यूस करंट कहा था। अच्छा, ये इंड्यूस करंट क्या करता है, लेंस लॉ को फॉलो करता है। लेंस लॉ का मतलब क्या, कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। सेम चीज इसमें भी होता है, एडी करंट भी जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को वो अपोज करता है। मतलब ये भी लेंस लॉ को फॉलो करता है और उसके पास वैसे ही प्रॉपर्टीज है जैसे प्रॉपर्टीज ये इंड्यूस करंट के पास था जो कि कॉइल में फ्लो हो रहा था। तो कॉइल होगा तो ये इंड्यूस करंट आएगा, और वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला आपका एडी करंट आ जाता है अगर कॉइल की जगह पे आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटल का प्लेट या फिर मेटल का ब्लॉक रख दिया तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडी करंट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करेंगे विच इज सेल्फ इंडक्शन। अब देखो, सेल्फ इंडक्शन का जो केस होता है वो आपका सोलेनॉइड में होता है या फिर आप बोल सकते हो इंडक्टर में होता है। अब देखो यहाँ पे तीन वर्ड है, एक तो आपका कॉइल होगा, दूसरा इंडक्टर होगा और तीसरा सोलेनॉइड होगा। देखो तीनों वैसे तो अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन तीनों की बनावट एक जैसी है और तीनों जो है वो एक ही, मतलब फिजिक्स की अगर हम बात करें तो तीनों एक जैसी चीज़ है। क्या है, आप मेटल का वायर लो और उसको सर्कल में घुमाओ ऐसे और उसको बार बार टर्न्स में घुमा दो। तो अगर बार बार आपने सर्कुलर कॉइल को टर्न्स में घुमा दिया इस तरीके से, थोड़ा सा गैप दे दे के, तो ये जो तैयार होता है उसी को हम लोग कॉइल बोलते हैं। इस कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। इसी कॉइल को तुम इंडक्टर भी बोल सकते हो किसी सर्किट में, और अगर मान लो इसका स्पेसिफिक यूज हम कहीं पे करते तो इसी को हम लोग सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। तो अगर वर्ड सोलेनॉइड, इंडक्टर या कॉइल आया तो आप मान के चलना कि भाई तीनों का काम एक जैसा ही है, बस हम अलग अलग जगह यूज करने की वजह से इसका नाम बदल देते हैं।
लेकिन तीनों है एक ही चीज़, तीनों की फिजिक्स एक जैसी है। अच्छा, इस इंडक्टर में अगर सपोज करो तुमने एक बैटरी लगा दिया, ध्यान से सुना इस चीज़ को, और अगर मान लो इस बैटरी को मैंने जैसे ही क्लोज किया, तो क्लोज करते ही क्या होगा बताओ? बैटरी करंट बढ़ाना चालू कर देगा। देखो अगर मान लो कॉइल नहीं होता, एक नॉर्मल सा वायर होता, तो जैसे तुमने इस की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करते करंट फट से यहाँ पे मैक्सिमम करंट तक पहुंच जाता। मतलब अगर मान लो इस सर्किट में मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट जाता, तो 0 से 10 एम्पियर तक करंट जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप क्लोज करोगे 10 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 10 एम्पियर करंट 0 से 10 पे जाएगा, मतलब इंक्रीज हुआ। लेकिन बिना इंडक्टर के ये 10 एम्पियर तक करंट का जो इंक्रीमेंट है या इंक्रीज हो रहा है, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपने क्लोज किया वैसे 0 से 10 एम्पियर तक ऑन द स्पॉट इंक्रीज हो जाएगा और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो आपने इंडक्टर लगा दिया, तब होगा गड़बड़। क्या होगा? मान लो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट अब इंक्रीज होना चालू होगा। अब जैसे ही करंट इंक्रीज होता है तो हमको पता है अगर किसी कॉइल के थ्रू या सोलेनॉइड के थ्रू अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वजह से क्या आता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर करंट इंक्रीज होना चालू होता है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होना चालू हुआ तो याद करो फैराडेस लॉ, किसी कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसका खुद का एक और करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये करंट तो फ्लो हो ही रहा है जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। ये करंट इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से एक अलग से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, और वो ईएमएफ अपना खुद का करंट भेजेगा। अब सवाल ये है कि ये करंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करंट है उस डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे हम लेंस लॉ फॉलो करेंगे। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो हो रहा है उसको अपोज किया जाएगा। अब यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ ऐसे आएगा कि इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजा जाएगा। तो इस बार इंड्यूस करंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और आपका इंडक्टर जो है ये अपने आप में एक बैटरी की तरह काम करेगा। इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये उल्टे डायरेक्शन में करंट भेजेगा और इसको इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा। और आपका जो करंट इंक्रीज हो रहा था, फट से ऑन द स्पॉट इंक्रीज हो जा रहा था, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब इसको कोई अपोज कर रहा है। तो अब ये धीरे 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 इंक्रीज होगा और बहुत टाइम लगाने के बाद 10 एम्पियर तक जाएगा। समझ गए? इंडक्टर लगाने का ये हाल होता है। अब इसमें आपको बस कुछ इक्वेशंस याद रखने हैं। देखो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई हो जाएगा। आई इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है आपका सर्किट के थ्रू, और एल जो है उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका जो ऐसा यूनिट है वो हेनरी होता है। ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा हेनरी, या कैपिटल एच आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ई। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब आपके सर्किट में करंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है। करंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये बात हो गई बच्चों आपके सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, बाद में यहाँ पे देखो अगर सेल्फ इंडक्शन की हम बात करें तो आप सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन निकाल सकते हो। इंडक्टेंस निकाल सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल का वैल्यू। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोल लो, इंडक्टर बोल लो, मैंने पहले बताया था कि एक ही बात है, या कॉइल बोल लो। तो कॉइल, सोलेनॉइड या सेल्फ इंडक्टेंस, अगर मैं इसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं सोलेनॉइड का या इंडक्टर का, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल। अब यहाँ पे जो एन है आपको पता है ये सोलेनॉइड है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये जो स्मॉल एल दिख रहा है वो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा। ए इसका एरिया होगा। अब इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो सर्कुलर एरिया है, तो इसका जो एरिया है इसको आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, जहाँ पे आर इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का इसका ये फॉर्मूला आ गया। उसके अलावा आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर सकते हो। मैग्नेटिक एनर्जी, मान लो किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, ये रहा आपका सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड में अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो आप भी जानते हो कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा पहली बात तो, और मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली में एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो ये जो एनर्जी होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड आता क्यों है, करंट की वजह से। तो सोलेनॉइड में अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होता है उसी को हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इस मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, यू बी लिख देते हैं इसको, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ये। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला आ जाता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। देखो सीईटी है, आपको सारे के सारे इक्वेशंस याद होने चाहिए, डेरिवेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आ गया, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। और एक और चीज़ अगर हम लोग सेल्फ इंडक्शन में देखें तो यहाँ पे इंडक्टेंसेस या इंडक्टर्स इन सीरीज की बात कर लेते हैं, और इंडक्टर्स इन पैरेलल। अगर मान लो आप 2-3 इंडक्टर्स को सीरीज में लगा देते हो इस तरीके से, और अगर आपको कोई कहे भाई टोटल इंडक्टर निकालो, मान लो इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3 है, और अगर आपको टोटल इंडक्टेंस निकालना है सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही इंडक्टेंसेस भी ऐड हो जाएंगे। हम लोग को पता है सीरीज में रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं, सीरीज में अगर आपका इंडक्टेंसेस है तो ये भी आप सीधा ऐड कर दो, L1 प्लस सीरीज में ऐड हो जाता है और टोटल इंडक्टेंस बढ़ जाता है। अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है इंडक्टेंसेस का इन पैरेलल, तब क्या होगा बताओ, ये देखो, ये आपका पैरेलल है L1, L2 और L3, ये कुछ इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अगर इन दो पॉइंट के बीच में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से आपका इंडक्टर्स का भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऐड होकर आपको टोटल इंडक्टेंस का भी रेसिप्रोकल दे देगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस अगर रहेगा इसके ऊपर तो हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, तो और अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब बात करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की। अभी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन देखा था, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, और ट्रांसफॉर्मर, ये दो लास्ट टॉपिक आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो सेल्फ इंडक्शन की जब हम लोगों ने बात किया था तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था बताओ, एक कॉइल था, उस कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से फिर आपका नया करंट इंड्यूस हो गया। समझ गए? तो मतलब एक कॉइल में आपका करंट चेंज हो रहा है, और उसी कॉइल में एक नया करंट या नया ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। दोनों चीजें एक ही कॉइल में हो रही है, इसलिए हम इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात देखो, इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है इंड्यूस करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लो आपके पास कोई एक इंडक्टर है, उसमें पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा करंट था, हमने बैटरी लगा दिया था और पहले से काफ़ी अच्छा खासा करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा था। मान लो मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया इसके अंदर, और फिर तुमने क्या किया, बीच में से सर्किट को तोड़ दिया। अब बीच में से सर्किट को तोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, करंट कम होने लग जाएगा। अब अगर करंट कम हो रहा है एक्चुअल वाला तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस बार ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है बताओ, करंट कम होने की वजह से।
तो जो हो रहा है उसको वो होने नहीं देगा, क्योंकि अब इस बार करंट कम हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो करंट के डायरेक्शन में ही आएगा ताकि उसको कम ना होने दे। तो जब आपका करंट कम हो रहा हो सर्किट में तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, और अगर बढ़ रहा हो तो उसको अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इस बात का ध्यान रखना सेल्फ इंडक्शन में। अच्छा, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा होगा आपके पास दो कॉइल, एक कॉइल यहां पे रखते हैं, इसके अंदर हम लोग करंट चेंज करवाएंगे जैसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन में करवा रहे थे, इसे बोला जाएगा प्राइमरी कॉइल। और उसके जस्ट साइड में आपका दूसरा कॉइल होगा जिसको हम नेबरिंग कॉइल बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है ये हम चेक करते हैं। इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि इस कॉइल के अंदर करंट आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। अब ध्यान से देखो होता क्या है, जैसे ही आपने प्राइमरी कॉइल का ये की किया क्लोज, तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा तो इसकी वजह से इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज होगा। आप ध्यान दो कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर जगह फैला रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा, दूर जाने के बाद सेकेंडरी कॉइल तक जाते जाते ये फ्लक्स कम हो जाएगा, पर होगा ना वहां तक। अब देखो ध्यान से, करंट किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में। फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का भी चेंज हो रहा है और प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो पहले हो रहा था, तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है, वो अलग बात हो गई। लेकिन साथ साथ देखो, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी इस फ्लक्स के अंदर रखा हुआ है तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ तो सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको मैं ईएस लिख देता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखा है, बस इसको साइड में ले जाकर रख दिया, इसमें करंट आना चालू हो जाएगा बिना बैटरी के। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज हो रहा है फाइस, और जिसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और ईएमएफ दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। आपसी मामला है ये। तो अब इस केस में देखो, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू प्राइमरी कॉइल का करंट। करंट प्राइमरी कॉइल का लिया है, फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का लिया है, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ईएस, उसका फॉर्मूला बनेगा माइनस एम, इसमें एल के जगह पे एम आ जा रहा है और कुछ नहीं, एम डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी बाई डी टी। तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और ईएमएफ कहाँ हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। तो ध्यान दो, करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। तो कॉइल चाहे कोई भी हो, चाहे यहां रखा हो या यहां रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूं कि जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है हम उसी को प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और उसके नेबरिंग कॉइल में जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ईएस, उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। ये दो फॉर्मूला, वहां पे भी यही दो फॉर्मूला था अगर आप सेल्फ इंडक्शन की बात करें। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एल आई और ई इज इक्वल टू माइनस एल डी एफ बाई डी टी, पर इसमें करंट चेंज और ईएमएफ इंड्यूस एक ही कॉइल में हो रहा था, इसमें दो अलग अलग कॉइल में हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी कॉइल का भी अगर आप सपोज करो फ्लक्स 5P ले लो, तो आपको भी पता है कि प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स तो इसके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां पे पहुंच पाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको मैं K से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड K जो है इट इज डिफाइंड एज फाई एस अपॉन फाई पी। सेकेंडरी कॉइल कहां तक पहुंचा, सेकेंडरी कॉइल कितना फ्लक्स पहुंचा है डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखो K का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर सारा का सारा फ्लक्स पहुंच जाए इसके पास तो फाई पी और फाई एस का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो आपका K का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा उस केस में, विच इज मैक्सिमम। मतलब अगर कोई भी फ्लक्स लॉस नहीं हो रहा है, सारा फ्लक्स पहुंच जाए तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब आप इस कॉइल को भी इसी के ऊपर लपेट दो, तो दोनों कॉइल के थ्रू सेम फ्लक्स होगा।
अगर आप दूर ले गए तो ऑब्वियसली बात है आपका फाइस यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा, तो k का वैल्यू हमेशा जो होता है इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। k का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ज्यादातर फ्लक्स पहुंच जा रहा है, k का वैल्यू अगर कम है तो बहुत कम फ्लक्स पहुंच है सेकेंडरी कॉइल के पास। ठीक है, अच्छा अगर मान लो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल इन दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस लिख के दिया जाए L1 L2, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल मान लो है आपके पास और इनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है और इन दोनों का आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो M है, तो K और M के बीच में एक रिलेशन आता है K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ये एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो यहां बात हुई आपके बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन की। बढ़ते लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का जिसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, अब ट्रांसफॉर्मर को मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना लूं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मर जो है ये वर्क किस पे करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अभी अभी जो हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन इस पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन इसका मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉइल बनाऊं कुछ इस तरीके से, अब देखो कॉइल एक्चुअली हवा में नहीं होता बल्कि इसको एक मेटल की कोर पे लपेट दिया जाता है। जैसे हम एक छोटा सा ऐसा स्ट्रिप लेते हैं मेटल का और यहाँ पे जो मेटल यूज़ होता है वो सॉफ्ट आयन यूज़ होता है, सॉफ्ट आयन, और हम इसको ट्रांसफॉर्मर का कोर बोलते हैं। सॉफ्ट आयन का कोर यूज़ किया जाता है, इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को लपेटा जाता है। अच्छा ये यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न होता है, देखो सॉफ्ट आयन कोर जो यूज़ तुम करोगे तो सॉफ्ट आयन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बिखरा हुआ होगा तो उसको समेट लेता है पूरा। अगर मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 बिखरा हुआ है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ जाके अगर आपने सॉफ्ट आयन कोर डाल दिया ना तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुस जाएंगे। सॉफ्ट आयन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को सारे को अपने अंदर समेट लेता है। तो इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे तुम यूज़ करोगे प्राइमरी कॉइल, ये रहा प्राइमरी कॉइल। अब मान लो इसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स तुमने यहाँ पे लगा दिए, ये रहा आपका प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल यूज़ करोगे, सेकेंडरी कॉइल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ये आपका सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम लोग NP ले लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको NS ले लेते हैं। इसका जो टोटल फ्लक्स होगा उसको phi P ले लेंगे, इसका टोटल फ्लक्स को हम phi S ले लेंगे। ओके, अब सुनो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC सोर्स लगाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे EMF दे रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ, AC EMF दे रहा हूँ, अल्टरनेटिंग EMF दे रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा हूँ। तो जनरली कैसा होता है कि ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे घर तक AC सोर्स आता है, AC करंट आता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में हम लोग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, दो काम होता है, इसलिए दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। पहला, जो भी वोल्टेज इसको तुम सप्लाई करोगे तो ये वोल्टेज आप प्राइमरी कॉइल में सप्लाई करते हो, ये आपका प्राइमरी है। और प्राइमरी कॉइल में जो कुछ भी आप सप्लाई करोगे इसे इनपुट बोला जाता है कि आपने इनपुट दिया। उसके बाद आपको इसका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे वो सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। सेकेंडरी कॉइल में आपको जो कुछ भी मिल रहा है, सेकेंडरी कॉइल का EMF, सेकेंडरी कॉइल का करंट, इन सबको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। आई बात समझ में, इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब हम यहाँ पे जो सप्लाई करते हैं वो AC वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें वोल्टेज बढ़ाना रहता है, तो अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। कई बार हमें वोल्टेज घटाना रहता है, हमें जितना वोल्टेज आ रहा है उससे कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो हम दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो भी इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसको या तो वो बढ़ा देगा या तो वो कम कर देगा। कब बढ़ाएगा कब कम करेगा ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल एक काम करो, यहाँ पे जो भी आप AC वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो या EMF प्रोवाइड कर रहे हो इसे हम EP लिख देंगे। क्यों EP, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज है ये।
इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है प्राइमरी कॉइल में उसको हम लोग IP लिख देंगे। यहाँ पे जो भी करंट आपको मिल रहा है आउटपुट में उसको हम लोग IS बोलेंगे, यानी कि सेकेंडरी या फिर आउटपुट का करंट। और यहाँ पे आपको जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग ES बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट बोलेंगे। अब इसके डेरिवेशन में अगर जाओगे तो आपको एक इक्वेशन मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि प्राइमरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी, ये रेशियो, इसको हम लोग टर्न रेशियो बोलते हैं, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो जब आप डिराइव करोगे तो इसमें आपको पता चलता है फारेडेस लॉ का यूज़ करके या म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ करके कि आपका जो NS अपॉन NP है वो ES अपॉन EP के इक्वल आ जाता है। NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न्स NS इनपुट के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा रखा, अगर NS NP से बड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है आपका ES भी EP से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो इसका मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से बड़ा हो जाएगा और वोल्टेज बढ़ा देगा। आप 10 वोल्ट दो, आपको यहाँ पे 50 वोल्ट मिल जाएगा। समझे? इस टाइप के ट्रांसफार्मर को जो जनरली गाँव में लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगा के जो हैवी वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज जब हम यहाँ पे जनरेट करते हैं उसे पूरे गाँव में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देगा, ठीक है। और सेकेंड टाइप का ट्रांसफार्मर आता है अगर हम लोग सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें। देखो, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो अगर मान लो NS इज लेस देन NP कर दोगे तो आउटपुट वोल्टेज इस बार कम हो जाएगा, क्योंकि NS कम कर दिया आपने, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो अब इस केस में ES विल बी लेस देन EP। तो आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो आपको यहाँ पे कम वोल्टेज मिलेगा, विच इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। कई जगह पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? कि जनरली आपके जो मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर्स है उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? आपके मोबाइल या लैपटॉप को 5 से 10 वोल्ट की ज़रूरत होती है, आपके घर में 230 वोल्ट आता है। अगर आप 230 वोल्ट आपके मोबाइल में डाल दोगे तो जल जाएगा वो। तो हम बीच में ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, वो उस 230 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तब वो आपके मोबाइल में जाता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो टाइप का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज बढ़ाएगा आउटपुट में और ये वोल्टेज आपका कम कर देगा। अच्छा, इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने वोल्टेज जब बढ़ाया तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एकदम खूब सारा बढ़ा दो तो मैं थोड़ा सा वोल्ट देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा वोल्ट मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे में तो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी दे के आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। एनर्जी आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं होगा। जितना एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई करोगे, और अगर हम मान के चले कि कोई एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, तो जितना एनर्जी आप हर सेकेंड सप्लाई कर रहे हो उतना ही एनर्जी आपको यहाँ पे बाहर मिलेगा। तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी हो जाएगी, वो हम कमी चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं ट्रांसफार्मर का। ये एफिशिएंसी वाला आपके बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चंस देखे थे आपके सीईटी में, तो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ हुआ था। तो अब ये फॉर्मूला देख लो। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये होगा आपका एफिशिएंसी। और अगर आप इसको परसेंटेज में, अगर आपको यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है या फिर दिखाना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो सीधा आपका वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी। पावर का मतलब क्या? पावर का मतलब होता है कि आप हर सेकेंड कितना एनर्जी दे रहे हो। अगर आपने इनपुट के अंदर हर सेकेंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो उसे हम इनपुट पावर बोलेंगे। आपको आउटपुट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा हर सेकेंड, तो उसे हम आउटपुट पावर बोलेंगे। समझे? जनरली ये क्लियर है कि कभी भी आपको आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से ज़्यादा नहीं मिल सकता, यानी कि ये रेशियो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम ही होगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जब आप एनर्जी देते हो और यहाँ से एनर्जी मिलता है,
तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है, समझे? उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। आउटपुट में एनर्जी हमेशा आपको पावर में कम मिलेगा, इनपुट पावर ज़्यादा रहेगा, समझे? इन केस अगर आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल हो जाए, ना एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो 1 हो जाएगी या परसेंटेज में 100 हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, समझे? अच्छा, आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं सपोज करो पावर की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो वोल्टेज क्या है? ES, करंट क्या है? IS, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर क्या होगा बताओ? EP इंटू IP। तो ये आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर परसेंटेज में दिखा रहा है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो ऐसे केस में क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाती है। एफिशिएंसी 100% का मतलब ये है कि भाई आपका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। आपका जो आउटपुट पावर है, ध्यान से देखो, आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर इनपुट पावर इक्वल हो जाएगा। आउटपुट पावर क्या था बताओ? ES इंटू IS। इनपुट पावर क्या है? EP इंटू IP, सही है ना? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ये मैक्सिमम हो सकता है। जनरली आपकी एफिशिएंसी 100 से कम ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। हम मान के चल रहे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन में मुझे बताओ कि ES अपॉन IS का वैल्यू क्या होगा? ES अपॉन, देखो हम अभी फिलहाल आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। ES अपॉन IS क्या होगा? सॉरी, ES अपॉन EP का फॉर्मूला क्या होगा? ES अपॉन EP IP अपॉन IS हो जाएगा। इसको डालो डब्बे में। अब देखो, ES अपॉन EP का हमारे पास इक्वेशन क्या आया था? NS अपॉन NP। तो NS अपॉन NP, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NS अपॉन NP, विच इज इक्वल टू ES अपॉन EP, एंड ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब देखो, अब बताओ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा प्राइमरी से, तो हमें सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन देखो, NS बड़ा है, ES बड़ा है, तो IP बड़ा होगा, यानी कि IS आपका छोटा हो जाएगा, IS लेस देन IP। तो बात सिंपल है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा था? आपने आउटपुट यानी कि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखा, तो उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा आ गया, लेकिन उसका करंट कम हो गया। तो इसका मतलब अगर आप आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उसका करंट कम हो जाएगा। मिला जुला के आपको एनर्जी उतना ही मिलेगा हर सेकेंड जितना आप सप्लाई कर रहे हो। समझ में आया? एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, वहाँ करंट कम हो जाता है। और सिमिलरली अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूँ तो क्या होगा बताओ? स्टेप डाउन में आपका आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है इनपुट से, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा इनपुट से। लेकिन आपका इस इक्वेशन के हिसाब से अगर ऊपर P आ गया ना, आपका जो आउटपुट करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा इनपुट करंट से। तो करंट का केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लो। हाँ, एक चीज़ खाली यहाँ पे मिस हो गया था, मैंने आपको बताया था कि आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो हमारा ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। जब आप इसके अंदर AC करंट फ्लो करवाओगे तो इसका फ्लक्स आएगा, और ये फ्लक्स हम चाहते हैं कि दूसरे कॉइल में पास हो। अगर इसका फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बिखर जाएगा तो इसमें तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या है सॉफ्ट आयरन की, कि वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को समेट लेता है। तो ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को समेटेगा और पूरा इसके अंदर पास कर देगा, ताकि फ्लक्स का कोई लॉस ना हो, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। समझ गए? सो दिस वाज ट्रांसफॉर्मर विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर का सिनॉप्सिस हो चुका है खत्म। तो होपफुली आपको ये सारे के सारे थ्योरी पार्ट समझ में आ गए हों। अगले वीडियो से हम लोग MHT CT से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।